गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं कपिल भार्गव श्री राम क्लासेस बीकानेर में एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बच्चों, हम हिंदी में पढ़ रहे हैं विकारी पद के बारे में आपको जानकारी दी, किस प्रकार से इनके भेद होते हैं और पदों में हम प्रयोग के आधार पर विकारी और अविकारी शुरू कर चुके हैं, जिसमें विकारी पद हमने शुरू किए हैं। विकारी पद वो होते हैं जिनको लिंग, वचन, काल, कारक आदि के आधार पर बदला जा सके, वो विकारी पद होते हैं। जिनको नहीं बदला जा सके वो अविकारी होते हैं, जिनका दूसरा नाम अव्यय होता है। तो विकारी पदों में बच्चों हमने सबसे पहले संज्ञा की शुरुआत की। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ होता है जिसको समान रूप से जाना जाए। इसके भेदों की बात की थी। 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। उसके बाद में बच्चों हमने व्यक्तिवाचक संज्ञा पूरी पढ़ ली। उसके लिए मैंने आपको यह समझाया था कि 3 बातें मुख्य रूप से ध्यान में रखनी है। नाम विशेष होना आवश्यक है, दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा न हो, और अंतिम नस्ल भेद की बात हो। 3 बातें। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स आपको लिखवाए थे, जैसे दिनों के नाम आ जाए, महीनों के नाम आ जाए, पर्वतों के नाम हो, नदियों झीलों के नाम हो, ग्रहों नक्षत्रों के नाम हो, राष्ट्रीय जातियों के नाम हो, दिशाओं, समाचार पत्र इनके नाम हो, ऐतिहासिक युद्धों के ग्रहों के नाम हो, अपने दुर्गों के नाम हो, युद्धों के नाम हो इत्यादि। आज बात करते हैं अपने बच्चों जातिवाचक संज्ञा की, कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। तो शुरुआत करें, लिखें जातिवाचक संज्ञा। जाति का मतलब बच्चों यहां पर है समूह। जाति का अर्थ यहां पर क्या है? समूह। जहां पर किसी जाति समूह का बोध होता हो तो परिभाषा में क्या लिखेंगे? जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की जाति या समूह का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा कहलाती। लिखें, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के, जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के की पूरी जाति या समूह का बोध कराए, वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। क्या कहलाती है बच्चों? वह जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब बच्चों जाति के लिए वही 3 बातें अपने देखते हैं। पहले व्यक्ति, वस्तु और स्थान, इनमें इनकी जाति का बोध होना चाहिए। और जातिवाचक के लिए मैंने आपको यह भी बताया था, द्रव और समूह के शब्द भी इसी में ही आते हैं। जैसे व्यक्ति की बात करें, व्यक्तिवाचक संज्ञा में हमने व्यक्ति के रूप में, व्यक्ति का मतलब यहां पर बच्चों प्राणी है, केवल मनुष्य के रूप में व्यक्ति शब्द का प्रयोग नहीं है। तो यहाँ पर व्यक्ति का तात्पर्य प्राणी, जीव जंतुओं के लिए है। जैसे मैंने वहां लिखा था हमने व्यक्तिवाचक में नाम विशेष बताया, रमेश, रजनी इत्यादि। यहाँ पर हम ये कहेंगे मनुष्य। मनुष्य कोई भी हो सकता है, बालक कोई भी हो सकता है, यानी पूरी जाति का बोध यहाँ पर हो रहा है। जैसे हमने वहां पर लिखा राठी गाय, यहाँ पर गाय शब्द लिखेंगे या पशु शब्द लिखेंगे, ये पूरी जाति का बोध करवा रहा है। कोई भी हो सकता है, पक्षी कोई हो सकता है, पूरी जाति का बोध यहाँ पर हो रहा है। वस्तु की बात कहें तो बच्चों वस्तु में कोई भी हो सकता है। जैसे वहां पर हमने लिखा उषा पंखा, ओरिएंट पंखा, बजाज पंखा, उनके नाम, यहाँ पर नाम नहीं लिखना है, पूरी जाति। जैसे पंखा बोला, पूरी जाति का बोध हो जाएगा। हम कहें फुटबॉल, पूरी जाति फुटबॉल की इसमें आ जाती है। फुटबॉल कोई भी हो सकती है। हम कहें पुस्तक, कोई भी पुस्तक हो सकती है। हम कहें फल, कोई भी हो सकता है। आम की बात कहें तो आम भी जातिवाचक है, जब तक कि लंगड़ा आम, कोकिन आम, सफेदा आम नाम नहीं रखा जाए। स्थान की बात करें बच्चों, इसी प्रकार से स्थान भी कोई, जैसे हमने लिखा भारत देश, अमेरिका देश, रूस देश, तो यहाँ पर केवल देश शब्द लिखें तो पूरी जाति है, कोई भी देश हो सकता है। हम लिखें राज्य, कोई भी राज्य हो सकता है। हम लिखें प्रांत, मतलब बात तो वही है ना, प्रांत, जिला कोई भी हो सकता है।
शहर कोई हो सकता है, गांव, जब तक नाम नहीं है। व्यक्तिवाचक जातिवाचक में कंफ्यूजन होता है बच्चों। नाम है तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं है तो जातिवाचक। भाववाचक शब्द ही अलग होते हैं। नाम है तो व्यक्तिवाचक, नाम नहीं है तो जातिवाचक। अन्यथा भाववाचक के शब्द ही अलग आएंगे। जैसे ढाणी शब्द लिखा, ये सब के सब किस में आएंगे? जातिवाचक संज्ञा में। इसके अलावा बच्चों कुछ पॉइंट्स बनाते हैं, विशेष में लिखें जहां पर जातिवाचक संज्ञा आती है। लिखें विशेष। और विशेष में लिखेंगे हम द्रव पदार्थों के नाम, समूह सूचक शब्द, समूह सूचक शब्द इसमें आ जाएंगे। फिर लिखें खनिज पदार्थों के नाम, धातुओं के नाम, आभूषणों के नाम, रिश्तों के नाम, रिश्तों के नाम, पदों के नाम, बहुवचन, उपमा, प्राकृतिक रूपों के नाम या प्राकृतिक रूप कहें, ये सब किस में आ जाएंगे? ये सब आएंगे जातिवाचक संज्ञा में। ठीक है बच्चों। उसके बाद में देखो आप, जैसे द्रव पदार्थों के नाम की बात करें, द्रव पदार्थ कोई भी हो सकता है, जैसे पानी, दूध, घी, तेल इत्यादि। लिक्विड है वो सब के सब किस में आएंगे? जातिवाचक। समूह सूचक जैसे हम कहें भीड़, सभा, सम्मेलन इत्यादि, ये सब किस में आते हैं? सब के सब जातिवाचक। खनिज पदार्थों के नाम बच्चों, कोई भी खनिज पदार्थ हो, जैसे टंगस्टन, अभ्रक, मैग्नीज इत्यादि। धातुओं के नाम जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी इत्यादि। आभूषणों के नाम बच्चों, एक बात बताओ, आभूषणों में क्या मंगलसूत्र भी हम यहाँ लिख सकते हैं जातिवाचक में? क्या वो आभूषण है? जातिवाचक है तो कुछ लोग कहते हैं ये व्यक्तिवाचक है, कुछ कहते हैं भाववाचक, भाव प्रेम का भाव नजर आता है। कुछ कहते हैं व्यक्तिवाचक इसलिए क्योंकि पति परमेश्वर की निशानी है, वो तो एक ही होता है, इसलिए व्यक्तिवाचक। जी नहीं, ये जातिवाचक है, किसी एक के लिए नहीं है, वो पूरी जाति। जैसे पति शब्द जो है वो पूरी जाति है, वैसे ही मंगलसूत्र भी पूरी जाति के रूप में, मतलब आभूषणों के नाम के रूप में आता है। तो क्या लिखेंगे? मंगलसूत्र
जातिवाचक संज्ञा है। मंगलसूत्र जातिवाचक संज्ञा, हार, अंगूठी, कंगन इत्यादि। रिश्तों के नाम, अब कहेंगे पति तो एक ही होता है, व्यक्तिवाचक जी वो पूरी जाति है, सबके पति अलग अलग हैं जी, एक ही थोड़ी है ना। जैसे माता पिता, पुत्र, बहन इत्यादि। अच्छा बच्चों, पदों के नाम आते हैं ना, वो भी जातिवाचक में ही आते हैं। पद कोई भी हो सकता है, जैसे हम कहें राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, शिक्षक, चपरासी इत्यादि। बहुवचन शब्द कोई भी हो सकता है, चाहे वो बहुवचन एक संज्ञा से, कौन सी, चाहे वो व्यक्तिवाचक संज्ञा से बना हो, चाहे वो भाववाचक संज्ञा से बना हो। अगर बहुवचन है तो जातिवाचक में आएगा। जैसे वस्तु, वस्तु से हमने बना दिया वस्तुएं, ये जातिवाचक है। इसी प्रकार से जैसे अच्छाई भाववाचक संज्ञा है, अच्छाई से हमने बनाया अच्छाइयाँ, जो कि बहुवचन, और बहुवचन होने के कारण ये जातिवाचक है। उपमा, उपमा बच्चों जब किस प्रकार से किसी को दी जाए और वो दोनों का उल्लेख वाक्य में दिया जाए तब वो जातिवाचक में आता है, सीधा नहीं। जैसे हम वाक्य लिखें, कालिदास भारत की शेक्सपियर है, या फिर ये कहें उदयपुर राजस्थान का कश्मीर है, राजस्थान का कश्मीर। अब बात ध्यान से सुने बच्चों, यहाँ पर उपमा दी गई है किसको और किसकी। पहली बात तो उपमा यहाँ पर शेक्सपियर भी है और यहाँ कश्मीर है, इनको इन्वर्टेड कॉमा बंद कर सकते हैं, नहीं भी किया हो तो भी बात नहीं। ये है उपमा, शेक्सपियर और कश्मीर, जबकि ये भी तो किसी के नाम है, ये कवि का नाम है और ये जगह का नाम है। कालिदास भी कवि का नाम है, उदयपुर भी जगह का नाम है, भारत और राजस्थान भी जगह का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन यहाँ पर कालिदास को उपमा दी गई है किसकी, शेक्सपियर की। उदयपुर को उपमा दी गई है किसकी, कश्मीर की। जिस वाक्य में दोनों ही उपमा के रूप में आ गए हों तो ये उपमा वाला जो शब्द है ये कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। कौन सी, जाति, इनको नहीं, ये तो व्यक्तिवाचक है, ये भी व्यक्तिवाचक है। सीधे ये कहें शेक्सपियर बहुत बड़े राइटर हैं, कवि हैं, तो वो व्यक्तिवाचक हो जाएगा क्योंकि शेक्सपियर के बारे में। लेकिन इसको शेक्सपियर यहाँ उपमा के रूप में आया। और कश्मीर हर राज्य में एक अच्छी जगह के लिए प्रयुक्त किया जाता है शब्द, तो कश्मीर तो एक ही है ना, लेकिन हर एक को उपमा दी गई है, इसलिए वो उपमा वाला शब्द किस में आता है, जातिवाचक। प्राकृतिक रूप, प्राकृतिक रूपों की बात कहें तो बच्चों जैसे हम कहें भूकंप, ज्वालामुखी, तूफान, इन शब्दों की बात कहें ये भी किस में आते हैं, जातिवाचक, क्योंकि ये प्राकृतिक रूपों के नाम हैं। तो ये आपको याद रखने बच्चों कौन कौन से पॉइंट हैं। जातिवाचक के लिए कहा व्यक्ति का नाम हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, अन्यथा पूरी जाति का बोध हो रहा है वो जातिवाचक संज्ञा। इसी प्रकार से स्थान के रूप में पूरी जाति का बोध हो या फिर वस्तु के रूप में किसी जाति का बोध हो तो वो जातिवाचक। उनके अलावा द्रव पदार्थों के नाम, समूह सूचक शब्द, खनिज पदार्थों के नाम, धातुओं के नाम, आभूषणों के नाम, रिश्तों के नाम, पदों के नाम, बहुवचन शब्द, उपमा शब्द या फिर प्राकृतिक रूपों की बात कहें, ये सब के सब किस में आते हैं, जातिवाचक। उम्मीद करता हूँ आपको इतना पढ़ाया गया समझ में आया होगा। अब एक छोटा सा प्रश्न आप देखें जो परीक्षा में कई बार पूछा जा चुका है, उसके बारे में बताएं ये कौन सी संज्ञा है।
शब्द देता हूं आपको। शब्द है बच्चों बर्फ। बताएं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या भाववाचक। पहले एक बार पेपर में आया तब इसको भाववाचक माना क्योंकि इसको महसूस किया जाता है ठंडे गर्म के रूप में, लेकिन ये गलत माना गया क्योंकि वो रूप इसका नहीं है। ये रूप किसका है? पानी का। और पानी द्रव पदार्थ है और द्रव पदार्थ किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। तो ये जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। सही हुआ होगा ना? कोई बात नहीं हुआ तो परीक्षा में सही हो जाएगा। चलें आगे देखें। अंतिम संज्ञा है अपनी भाववाचक संज्ञा। हेडिंग डालें भाववाचक संज्ञा। वह शब्द जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की गुण, दशा, स्थिति आदि के भावों को व्यक्त करता है वो क्या कहलाती है? भाववाचक संज्ञा। तो लिखें परिभाषा। जो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि की गुण, दशा, स्थिति आदि के भावों को व्यक्त करे, वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। बच्चों मैंने आपको बताया था पीछे कि भाववाचक संज्ञा की बात करें, भाव जो है वो किससे बना है? अनुभव शब्द से बना है। वो अनुभव का मतलब होता है जिसे क्या किया जाए? महसूस किया जाए। और महसूस करने के लिए हमें क्या चाहिए? ज्ञानेंद्रियां चाहिए। और ज्ञानेंद्रियां कितनी होती है बच्चों? ज्ञानेंद्रियां 5 होती है। 5 कौन कौन सी होती हैं? आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा। मतलब आँख से देखकर, कान से सुनकर, जीभ से चखकर और नाक से सूंघकर, त्वचा से स्पर्श करके हम महसूस करते हैं, इनका ज्ञान प्राप्त करते हैं। अब देखो बच्चों किस प्रकार के शब्द यहाँ आएंगे। जिन शब्दों को देखकर ये लगे कि हम इनसे महसूस कर सकते हैं तो वो सब किस में आ जाएंगे? भाववाचक संज्ञा में। जैसे शब्द हैं बचपन शब्द। बचपन महसूस किया जाता है क्योंकि बचपन के लक्षण आपको बताए गए थे। उछल कूद, मौज मस्ती करना। जवानी है जोश, उमंग, इसके भी लक्षण होते हैं। बुढ़ापा, इसके अस्वस्थ होने का, काम न करने की इच्छा होना, आलसी होना, ये भी इसके लक्षण है। ये सब महसूस किए जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे मैंने आपको बताया था मिठास महसूस किया जाता है, कड़वापन महसूस किया जाता है, कड़वाहट कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? कड़वाहट महसूस की जाती है। ठीक है ना? खटास महसूस किया जाता है, खट्टापन महसूस किया जाता है। इसी प्रकार से जैसे लूट, मार, लेख, ये भी महसूस किए जाते हैं। बोली महसूस की जाती है ना? जैसे घबराहट महसूस की जाती है, चिल्लाहट सुनकर के महसूस करते हैं, टकराहट ये भी सुनकर महसूस की जाती है। ठीक है ना? सजावट महसूस की जाने वाला शब्द है। बनावट, मिलावट, दूध में पानी मिला है, पानी में दूध मिला है, उसको भी हम महसूस कर जाते हैं। ठीक है ना? इनके अलावा बच्चों जैसे सर्दी, गर्मी, प्रेम, नफरत, घृणा आदि इन शब्दों को भी हम महसूस करते हैं। ठीक है? कैसे? अब जैसे मान लीजिए सर्दी को हम त्वचा से महसूस करें, दूर से देख के थोड़ी करें सर्दी यहाँ तक पहुँच के जल्दी से गर्म कपड़े पहन लो, लग नहीं जाए।
गर्म सर्दी लगी तो हमने गर्म कपड़े पहनना महसूस किया। सर्दी किससे महसूस की? त्वचा से। गर्मी भी महसूस करते हैं त्वचा से। गर्मी महसूस करते हैं, कूलर पंखे सब चल जाते हैं, एसी चल जाती, ठीक है। उसी प्रकार से प्रेम, नफरत, घृणा, क्रोध, द्वेष आदि भी महसूस किए जाते हैं। जैसे प्रेम कई रूप होते हैं, माता पिता का बच्चों के प्रति, बच्चों का माता पिता के प्रति, दोस्तों का एक दूसरे के प्रति, पति पत्नी का, प्रेमी प्रेमिका का, सबका अपना प्रेम अलग रूप होता है। अब मान लीजिए एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाऊं, आज आपका बर्थडे है, काल्पनिक मान लो भाई बर्थडे है, आप घर पे जाएं, जैसे ही गेट खोले मम्मी पापा एक बड़ा सा गिफ्ट लेकर तैयार खड़े गेट पर, बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, वो बहुत खुश होंगे और आपने उनको देखकर बहुत खुश हो, वो कहेंगे बेटा आज आपका बर्थडे, हम बहुत खुश हैं, ये हमारी तरफ से गिफ्ट लो। तो आप क्या सोचेंगे? उन्होंने ये थोड़ी कहा मैं बहुत खुश हूँ, हमें तुम पर प्रेम आ रहा है। तो प्रेम उन्होंने ये दिखाया थोड़ी तुम्हें कि हमें प्रेम आ रहा है, मुँह से बोल के तो नहीं दिखाया, उनके हाव भाव से व्यक्त किया। आपने सोचा बेटा अभी तो मौका है, कुछ और भी मांग ले, लगे हाथ शायद मिल भी जाए, बाद में तो पता नहीं मिले ना मिले। तो उन्होंने कहा नहीं मुझे प्रेम आ रहा है इसलिए मैं आपको ये गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन हमने उसको महसूस किया। दूसरे दिन आप फिर कोचिंग से घर पे गए, जैसे ही घर पे गए आपने धीरे से गेट खोला और पापा अंदर से जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और हाथ में उनके जूता, कह रहे वो नालायक कहाँ आने दे। तो आपने तुरंत गेट बंद कर दिया और आपने क्या समझा? पापा को क्रोध आ रहा है। उन्होंने ये थोड़ी कहा मुझे क्रोध आ रहा है, वो कहाँ है मैं उसको पीटूंगा, नहीं, लेकिन आपने उनके हाव भाव देख करके महसूस कर लिया कि हाँ उनको क्या आ रहा है? क्रोध आ रहा है। और इस समय घर में प्रवेश करना खतरे से खाली नहीं, या तो 2 घंटे बाद जाएं या पीछे वाले रास्ते से ऊपर चले जाएं। ऐसे नफरत की बात करें, जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, किसी को मेरी शक्ल पसंद नहीं है, जैसे कक्षा में आया मुंह साइड में किया, ठीक है ना, काल्पनिक अभी मुंह साइड में किया, तो उसकी शक्ल देख के मुझे पता लगा ये मुझे पसंद नहीं करता, तो ये तो कहेगा ना गुरुजी मैं आपसे नफरत करता हूँ, लेकिन उसके हाव भाव देख के समझ में आ गया मेरी शक्ल इसको पसंद नहीं है। ऐसे ही घृणा, क्रोध आदि सब के सब भाव महसूस किए जाते हैं। जिनको महसूस किया जाए बच्चों वो किस में आता है? भाववाचक में, ठीक है ना। तो संज्ञा के बारे में मैंने आपको क्या बताया बच्चों? जिसका नाम विशेष हो, दुनिया में उसके जैसा कोई दूसरा नहीं हो, अंतिम नस्ल भेद हो, तो किस में आएगा? व्यक्तिवाचक में। उसके अलावा कुछ पॉइंट्स आपको बताए गए थे वो आपको लिखवाए हुए हैं। उसके अलावा जातिवाचक की बात कहें तो मैंने बताया था जिसकी पूरी जाति या समूह का बोध होता हो वो जातिवाचक संज्ञा होती है। उसमें कुछ पॉइंट्स बताए थे जैसे खनिज, धातुओं के नाम, आभूषणों के नाम, रिश्तों के नाम, ये सब किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा में। भाववाचक संज्ञा में मैंने बच्चों आपको बताया था वो शब्द जिनको अगर हम पढ़ें तो ऐसे लगे ये सब उनको हम महसूस करें, महसूस किया जा सके, तो किस में आएगा? भाववाचक। जैसे खट्टापन महसूस करते हैं जीभ से चख कर, ठंडा, गर्म, पानी ठंडा है या गर्म है उसको सूंघ करके थोड़ी बताओगे हाँ जी गर्म है या ठंडा है, उंगली से स्पर्श करोगे, ठीक है ना। तो ठंडा गर्म जो होता है वो किस में आएगा? भाववाचक में। अरे हाथ से यानी उंगली से, त्वचा से स्पर्श करके तो पानी फिर बताया आपने कि गर्म है कि ठंडा है, ठीक है ना। इसी प्रकार से सर्दी, गर्मी, प्रेम, नफरत, मिलावट, सजावट, टकराहट, कड़वाहट, लूट, मार, तोल, ये सब के सब शब्द जो होते हैं बच्चों किस में महसूस किए जाते हैं? भाववाचक में। इसलिए इनमें कौन सी संज्ञा आ जाएगी? भाववाचक संज्ञा। तो बच्चों आज हमने संज्ञा का टॉपिक कंप्लीट कर लिया। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आगे नई कक्षा मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।